नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है दक्षिण एशियाई राजनीति के बारे में। देखिए, आप पूरा अगर दक्षिण एशिया के बारे में देखेंगे, आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, तो चाहे आप अफगानिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, कुछ भी आप अगर ले लेते हैं तो आप ये चीज पाएंगे कि हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारा जो कल्चर है वो आपस में एक शेयर्ड कल्चर है ना। एक दूसरे के साथ हमारा कल्चर शेयर्ड मिलेगा आपको, और एक कॉमन हिस्ट्री देखने को मिलेगी आपस में सभी देशों के साथ। जो हमारे पड़ोसी देश हैं सबके साथ कुछ ना कुछ लिंक हैं जो वो हमारे बहुत पौराणिक हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो वो हम आज टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सबसे पहले आप वो देख लीजिए कि खबर क्या है। देखिए, अ लॉन्ग व्यू ऑफ साउथ एशियन ड्रामा, ठीक। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिखाया है, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि हमारा इतना कल्चर शेयर्ड है और इतनी अच्छी कोलैबोरेशन हो सकता है जहां पर, वहां आप अभी ये देख सकते हैं कि साउथ एशिया वाला जो रीजन है उसमें भारत का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि यही पूरे, अगर संसार की आप बात करेंगे तो पूरे संसार में सिर्फ साउथ एशिया वाला जो क्षेत्र है वो ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप ये बात कह सकते हैं कि इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जो वो आपस में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो जिसके लिए इसमें बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप इसमें ऐसे देखिए कि भारत जो है वो रशिया के साथ अपना कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, चाइना के साथ भी मिल जाते हैं, US के साथ भी मिल जाते हैं, फ्रांस के साथ भी मिल जाते हैं। मतलब कहने का, हम उन देशों के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो साउथ एशिया वाला जो रीजन है वहां पर जो है वो कम से कोलैबोरेशन है जो वो देखने को मिलता है। मतलब वहां हमारा जो एंगेजमेंट है वो उसके बराबर नहीं है जो हमारा उन देशों के साथ है, जैसे कि आपका फ्रांस हो गया, US हो गया, रशिया हो गया, इन सब के साथ जैसा है वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसकी मतलब खास बात कहेंगे तो इंडिया की खास बात क्या हो सकती है कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद मुझे लगता है कि पूरे संसार में इकलौता भारत ही ऐसा देश होगा कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ इतने लंबे समय तक अभी सफलतापूर्वक अपना जो कार्यान्वयन है, जो चीजों को निपटारा है, वो आसानी से एक दूसरे के साथ मिल करके हम यूनिटी के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बखूबी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात तो है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान देनी होगी कि साउथ एशिया वाला जो रीजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये हमारे नेबर्स है, ठीक है। ये हमारे कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं। और पड़ोसी कंट्रीज के बारे में आपको ये बात पता है कि भाई अपने पड़ोसियों के साथ अगर अच्छे से नहीं रह पाओगे तो पूरे वर्ल्ड में किस तरह से मैनेज करोगे चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा दायित्व बनता है वो बनता है अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा सामंजस्य बनाने का, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि भारत एक तरह से ग्लोबल लीडरशिप की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो उसमें जो सबसे कमजोर पार्ट दिखता है तो वो ये वाला कोलैबोरेशन वाला पार्ट दिखता है कि भाई साउथ एशिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर कम कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। आप इवन कंपेयर भी कर लीजिए, तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो गल्फ वाला रीजन ले लीजिए, ठीक है, या आप अपना अफ्रीका वाला रीजन ले लीजिए, या आप अमेरिका वाला भी उधर कनाडा और ये सब ले लीजिए एक साथ, या यूरोपियन कंट्रीज का ले लीजिए। इन सब में क्या है, आपको एक जुटता देखने को मिलेगी, एक ग्रुप टाइप से देखने को मिलेगा। लेकिन साउथ एशिया वाले रीजन में आपको ये कमी है जो वो देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर मैं समराइज करूं इस आर्टिकल को, तो आपको इसमें एक बात ये भी है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है कि जैसे आप अगर किसी भी अपने पड़ोसी की, आप बांग्लादेश को ले लीजिए, भूटान को ले लीजिए, आप मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, इनके सबके क्या हैं, अपने अपने अलग एजेंडाज हैं, इनके सबके अपने अपने मतलब अलग पर्सपेक्टिव हैं जो अपने अपने पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में भारत है जो वो एक बाइंडिंग फोर्स है ना, भारत एक बाइंडिंग फोर्स का काम कर सकता है। कहने का मतलब कि भारत के पास ये क्षमता है कि वो सबको एकजुट करके ला सकता है, क्योंकि भारत एक
मतलब इन देशों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाँ, ये एक संपन्न देश है और संसाधनों की प्रॉपर हमारे पास क्या है कि उपलब्धता है, जो कि हम एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते अच्छे से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है। वहीं आप अगर ये चीज देखेंगे कि चाइना का रोल भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे कहने का मतलब कि देखिए, इंडिया को मैंने आपको बताया कि एक बाइंडिंग फोर्स का काम कर सकता है, बांध के रखने का काम कर सकता है, ठीक। चाइना है जो, वो यहाँ पर जैसे चाइना शार्क में कई बार कहता है कि हमें भी शामिल कर दो, तो भारत कहता है आप तो साउथ एशिया का पार्टी नहीं हो, आप कैसे शामिल हो जाओगे, ठीक। तो चाइना दूसरे देशों से कहता है कि वह शार्क से उनको निकाल दो और हमको शामिल कर लो। तो कहने का मतलब कि क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स की, जो कि हमारा भारत है, उसमें कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, ये आपस में जो कोलैबोरेशन है उसमें कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, तो इस वजह से चाइना है जो, वो अपने पैर है जो वो यहाँ पर पसारता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भारत के पास एक बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए, भारत के पास क्योंकि अच्छे संसाधन हैं। तो किन क्षेत्रों में मेनली देखिए, सिक्योरिटी की अगर आप बात करते हैं, मतलब सुरक्षा की बात करें, ठीक है, आर्थिक नजरिए से भी बात करें, तो मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, इन तीनों ही आयामों से, तीनों ही बेसिस से आप कह सकते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ, हमें हमारा जो साउथ एशिया वाला रीजन है उसके साथ एक कोलैबोरेशन बनाना बहुत आवश्यक है। देखिए क्यों, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वो ट्रांस बॉर्डर्स हैं, ठीक, पोरस हैं बॉर्डर्स भी, तो उसकी वजह से क्या है कि अगर हमारा आपस में सहयोग रहेगा, तो जैसे कि नदियां हैं, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं जो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, और उसके अलावा हमारे, अगर हम पड़ोसियों के साथ अपने जो संसाधन है उनको आप एक दूसरे के साथ आसानी से शेयर, जैसे हमने कल भूटान वाला देखा था, भूटान में आपने वो देखा था कि जल विद्युत परियोजना वाला पार्ट, ठीक है, जल विद्युत परियोजना में उनके राजस्व का हम 40% है जो वो शेयर करते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या है कि और भी जो हमारे जो देश हैं, जब आप वहां पर एक अच्छा सामंजस्य बैठाएंगे, वहां एक अच्छी आप ये एग्जाम्पल सेट करेंगे कि ये चीज आप देखेंगे कि हाँ, हम स्थिरता पर भी और हम एक न्यूट्रल अच्छे पड़ोसी होने का अपना धर्म निभा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं हम ग्लोबल साउथ में एक, मतलब जो अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें साउथ एशिया वाले पार्ट में हम ग्लोबली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इनको अगर आप कहेंगे, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है, ये एक तरह से पूरा भारत का पूरा पौराणिक टाइम से, अगर हिस्टोरिकल टाइम से देखा जाए तो ये पूरा एक भारत ही तो है। लेकिन आज की डेट में देख सोचिए कैसी स्थिति है, आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि ये सब अपने अपने अलग अलग एजेंडा लेकर के घूम रहे हैं, है ना। तो एक कोलैबोरेशन, हमें एक मंच पे आना होगा, और जब हम एक ग्रुप की तरह काम करेंगे तो ये जो आर्थिक वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हम एक सारे देशों को, मैंने आपको बताया कि सारे एरियाज को, यूरोपियन कंट्रीज को आप साथ में देखिए, अमेरिकन कंट्रीज को देखिए, कनाडा, अमेरिका, ये सब साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ये सब जब एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं, इसकी वजह से ही इनका जो आर्थिक परिदृश्य है वो आप काफी हाई रेंज में देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर साउथ एशिया में भारत एक ब्लॉक की तरह, मतलब अगर ये साउथ एशिया के सारे देश हैं जो ये एक ब्लॉक की तरह अगर काम करेंगे, तो क्या होगा कि एक आर्थिक नजरिए से भी हम काफी अच्छी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मेरे ख्याल से आपको इसका पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा, और पूरे आर्टिकल की जो समरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच से संबंधित है। लाइफ फाउंडेशन बैच 3 है जो, वो ऑलरेडी 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है शाम के 6 बजे। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है ये, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैसे फीस इसकी 30,500 है, लेकिन ओम लाइव कोड यूज करके आप इसको 18,999 में पा सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से स्टार्ट कीजिए। चलिए, अब हम अपने अगर खबरों में देखें कि हम आज इस आर्टिकल को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए दक्षिण एशियाई राजनीति में उठापटक चल रही है, ठीक। आप राजनीति वाले पार्ट में भी देखेंगे, सब अपने हर देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी आपस में चल रही है, जिसकी वजह से सबके जो एजेंडाज हैं वो अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं जो ये अभी
अखबारों में आ रही हैं जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारत ने भी अगले साल 18वें जो लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ होने वाले हैं उसमें जो भारत का रोल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि जब आप किसी को ग्लोबल लीडर की तरह देखते हो तो भारत को अगर ग्लोबल लीडरशिप की ओर देखा जा रहा है कि हाँ ये भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। और कल हमने एक हाल ही में एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें आप ये चीज देख रहे थे कि हमें चाइना से ज्यादा वरीयता दी जा रही है। ठीक है, अभी खबरों में ये चीज है क्योंकि नई इकोनॉमी जो हमें क्या है नए चाइना की तरह देख रहे हैं कि भाई वहां पर क्या है, चाइना में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स के समाधान भारत में मिल रहे हैं। मतलब कहने का कि यहां पर जो आपकी लेबर पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन आप कह सकते हो, तो वर्किंग पॉपुलेशन कैसी है, यंग है। ठीक, चाइना में क्या हो रहा है कि ओल्डर होती जा रही है, मतलब वहां पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, यंग पॉपुलेशन की कमी देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से हम, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग है, तो उन सारी चीजों में आप कह सकते हो कि हाँ भारत को एक नए विकल्प की तरह देखा जा रहा है अभी। ठीक, तो क्योंकि भारत को एक नए विकल्प की तरफ देखा जा रहा है तो हमारा सबसे पहला दायित्व तो बनता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सामंजस्य बैठाना। ठीक है, तो वही चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दक्षिण एशिया की राजनीति में, जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, तो वैसे ही देखिए राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कि ये जो संकट है इसमें अब मतलब सभी देशों में, अगर सिर्फ एक की क्या कहें, लेकिन सभी देशों में ये अगर कोलैबोरेशन बनेगा, ठीक है, तो अब जैसे पाकिस्तान है वो अपने अंतस्फोट के दौर से गुजर रहा है, ठीक है, उसी तरह आप इसका अगर बात करते हैं किसकी, ये देखिए नेपाल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी राजनीतिक अस्थिरता है। उसके अलावा बांग्लादेश में है जो वहां पर भी कमजोर विपक्ष आंदोलन है जो वो सब चल रहा है। मतलब सबका है जो हिसाब किताब हमारे पड़ोसियों में बड़ा डिसबैलेंस्ड टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो तीन मेन पॉइंट हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा, इन पर क्या है कि फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं इनके साथ साझा होते हैं। ठीक है, और भी हैं इसके अलावा, जैसे कि आपका छोटे से मालदीव्स में राष्ट्रपति पद का मुकाबला जो लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच संतुलन को झुका सकता है। ठीक है, जो आपका बैलेंस है उसको एक तरफा कर सकता है। तो बस यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनके सबके साथ जो उठापटक चल रही है, वहां पर जैसे आप बाकी जगहों पर देखते होंगे, बाकी ब्लॉक्स में देखते होंगे कि जब इस तरह का चलता है तो दूसरे जो देश हैं, जो वहां के संपन्न देश है या बड़े देश हैं, वो एक मध्यस्थता का काम करते हैं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो यहाँ पर क्या है, रोल भारत को भी अदा करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक संतुलन अगर हमने बना पाया, ठीक है, कि क्या भारत इन सब में एक संतुलन बना पाएगा कि नहीं, ये एक सवाल है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो साउथ एशिया की तरफ अभी उतना नहीं है जितनी जरूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, चलिए अभी मैं भारतीय मूल्यों की अगर बात करता हूं तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे संबंध अभी नए नहीं हैं, हमारे संबंध तो क्या हैं कि बहुत पुराने हैं। देखिए साझा धर्म, भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं और रक्त संबंधों द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो हम सब क्या है, एक दूसरे के साथ आपस में एक लिंक है, हमारा पौराणिक लिंक भी है, जो भी हम आगे देखेंगे अभी। देखिए इसके अलावा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब तो ऐसे हैं कि ये तो हमारे हिस्से ही है। ठीक है, भारत, बांग्लादेश और आपका जो पाकिस्तान है, ये सब तो एक ही देश है एक तरह से। ये सब अलग है, अलग अलग बाद में जाकर के बटे हैं, पहले तो ये सब एक ही हुआ करते थे ना। तो क्योंकि ये सब एक ही हुआ करते थे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं जो वो लगभग लगभग एक जैसी हैं, जो भारत को पता है कि किस तरह की हैं और किस तरह से इनसे निपटना है। ठीक, उसके अलावा देखिए कि जो मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता हो गया, लोकतंत्र हो गया, संघवाद हो गया, भाषाई स्वायत्तता हो गया, ये सारे हैं जो ये सब हमने सिर्फ इसलिए नहीं लिए हैं कि ये वेस्ट से लिए हैं, मतलब आपके पश्चिमी देशों के मूल्य हुए तो वहां से नहीं लिए हैं, ये हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि भारत के सदियों पुराने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमने इन सभी चीजों को आत्मसात किया है। ठीक है, तो इसलिए हमने उनको कंटिन्यू रखा है और हमारे जो मूल्य हैं वो ऐसे हैं कि वैल्यूज हैं जो हमारी वो ऐसी हैं जिसके तहत हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा और अपने देश के साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें भी एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अखंडता और एकता के रूप में,
है ना, वही वाली बात जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि कुछ पड़ोसियों ने भारतीय अखंडता और एकता की अवधारणा पर सवाल उठाया। ठीक है, भारत की एकजुटता नहीं था, क्योंकि आप इतना कोलैबोरेशन नहीं देख रहे तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। ठीक है, जितना कोलैबोरेशन होना चाहिए था उतने सवाल। लेकिन बात यह है कि जब रामायण और महाभारत के समय से आप ये देख रहे हो, मतलब हमारे लिंक है जो वो आज के नहीं पौराणिक है, जैसा मैं कह रहा था। तो देखिए ये है वो प्रूफ कि रामायण और महाभारत के महाकाव्य हुए, अशोक के शिलालेख हुए, शंकर के मठ हुए, और परिवेश में अलग या सांस्कृतिक सभ्यतागत एकता के रूप में भी भारत की अवधारणा कई सहस्त्राब्दी पुरानी है। ठीक है, कई शताब्दी पुराने हमारे जो हैं वो लिंक हैं आपस में। तो जो मैं अभी आपसे कह रहा था, तो पौराणिक लिंक, क्योंकि आप रामायण में, महाभारत में, और जो मतलब ये आपके शंकर के टाइम से आप कह सकते हैं, अशोक के टाइम से आप कह सकते हैं, ये सारे लिंक हमें पूरे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्योंकि हम पहले समय से हैं, हमारे जो भाषा है, हमारे जो धर्म है, वो हमको एक दूसरे के साथ बांधते हैं। ठीक, तो हमें उन चीजों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी आप अगर भारत के रोल की बात करेंगे तो देखो, भारत को आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, आप किसी की मदद तभी तो कर पाओगे ना जब अपनी, मतलब अपना खुद का जब पेट भरा होगा तभी तो दूसरे के साथ मैनेज कर पाओगे ना। तो ये है कि अगर ये दो पार्ट ऐसे, आर्थिक वाला पार्ट और जो तकनीकी वाला पार्ट, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पूरे संसार में तकनीक की एक लहर चल रही है ना। मतलब हम 6G की और 6G विजन दे चुके हैं। हम अपना अगर भारत का भी कहें तो भारत 6G विजन दे चुका है। इसके अलावा तकनीक में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं। तो जब हम पूरा वर्ल्ड है जो वो ऐसी स्थिति में तकनीक के मामले में पहुंच गया है, तो आपको भी अगर कंधे से कंधा मिला के चलना है और सबको अपने साथ लेकर के चलना है, तो ये दो चीजों पे आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, भारत को अपने चारों ओर की उथल पुथल से खुद को बचाने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का विकास। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, एक आर्थिक वाला पार्ट कहा जा रहा है। ठीक, आर्थिक वाला। दूसरा है जो वो तकनीक वाला, तकनीक, और उसके अलावा सैन्य शक्ति। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जो जिस पर डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जैसे ही अगर हमारा मेलजोल बढ़ेगा इन चीजों में, तो ऐसा नहीं कि बाहरी शक्तियों को दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाहरी शक्तियों के साथ भी तो ये प्रॉब्लम है कि वो जैसे चीन है, चीन यहाँ पर इंटरफियर करना चाहता है। वो साउथ एशिया की बात करें तो उसमें तो चीन वाला पार्ट है ही नहीं। अब चीन वाला पार्ट जब नहीं है तो चीन वाला जब पार्ट नहीं है तो फिर क्या है, ये देखिए, है ना। तो फिर उसको इसमें घुसना नहीं चाहिए। लेकिन बात क्या हो रही है कि चीन आपका क्योंकि इंटरेस्ट रखता है कि मुझे इस वाला जो क्षेत्र है, हम पहले चीन पर भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारा जो भारत और जो इंडो पैसिफिक वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें उसको कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए इन देशों का सहयोग है जो वो चीन को चाहिए। ठीक, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमें सैन्य सहयोग भी अपना बढ़ाना होगा, और वर्तमान जबरदस्त कूटनीतिक दबाव का जवाब देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, भारत को चीन हो गया, रूस हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, राज्य अमेरिका, और आपका दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक, तो ये सारा जो है वो इसमें बताया गया था। इसके अलावा जो मैं ऐड ऑन किया गया है, या ये आप कह सकते हैं कि ये बताया गया है कि भाई किस तरह से हमें अच्छे पड़ोसी होने के साथ साथ चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, तो उसके बारे में आप देखें कि भारत के जो पड़ोसी हैं, जैसे विशेष रूप से अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रीय सहयोग है जो वो हमें वहाँ से कम मिलता है, और वो चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान का क्योंकि कोलैबोरेशन चीन के साथ है, तो पाकिस्तान हमेशा ये चाहेगा कि हमारा जो क्षेत्रीय कंट्रोल है वो कम से कम रहे, वो बढ़े ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ये चाहते हैं कि इनकी भूमिका है जो वो कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाए भारत हमेशा इस वाले पार्ट में, ताकि दूसरों का सहयोग यहाँ पर ना मिल पाए। ठीक, तो वो चीजें भी हमें बैलेंस करनी होंगी। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो गया, और नदियों के साथ कई सारी चीज, नदियां शेयर करते हैं हम, तो उसमें जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपने देखा, ठीक है, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में आपने देखा। तो ये सारी चीजें हैं जो इस तरह से इनके साथ अगर हम कोलैबोरेट करके चलेंगे, सारे देशों को उनके साथ उनके संसाधनों
उसको हम अगर मौजूद कराते रहेंगे, अगर हम उनको उपलब्ध कराते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक लीडर की भूमिका में भारत है जो एक बाइंडिंग फोर्स का काम कर सकता है। ठीक है, बाइंडिंग फोर्स का काम कर सकता है। ठीक है, और अगर साउथ में अगर कहा जाए, साउथ में अगर भारत को अपना मतलब अपने आप को लीडर की तरह प्रूफ करना है, तो पहला स्टेप है जो वो होगा आपका साउथ एशिया वाला पार्ट। ठीक है, तो साउथ एशिया वाला पार्ट है जो ये इसका पहला एम होना चाहिए कि भाई साउथ एशिया में अगर हमने कोलैबोरेशन कर लिया तो हम क्या होगा, हम एक ब्लॉक बन जाएंगे, है ना, एक ऐसे ब्लॉक की तरह काम करेंगे जो कि आर्थिक मामले में और जो सुरक्षा वाला जो मामला है, ठीक है, आर्थिक और जो सिक्योरिटी वाला मामला है, उसमें एक अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। और जब ये सारी चीजें, जब एक ग्लोबल लीडर की तरह, मतलब आप कह सकते हैं साउथ एशिया में एक साउथ ग्लोबल लीडर की तरह अगर भारत आएगा, तो चांसेस कहां बढ़ेंगे, वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड ऑर्डर है जो वो हमारे पक्ष में झुकेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना है इसमें। ठीक है, तो आशा करता हूं मुझे ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए। ये मेरा चैनल है जिस पर ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और @omdvedi007 पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।